8वां हिस्सा। अगर आप इस कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो इसके पिछले हिस्सों को जरूर सुनें। अब आगे। रजत के सारे फ्रेंड्स उसके लिए बड़े खुश थे। यहाँ हॉस्टल में अनाया की दोनों फ्रेंड भी बड़ी खुश थी। समय के साथ साथ अनाया के दिल में भी रजत के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था और रजत वो तो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। इन सब के बीच करण अनाया और उसके फ्रेंड से मिल नहीं पाया, जबकि प्रगति से वो मिल चुका था। प्रगति और करण भाई बहन का रिश्ता रखते थे, जो कि किसी सगे भाई बहन से भी बढ़कर था। करण के पेरेंट्स प्रगति से मिलना चाहते थे क्योंकि करण की बरसों की बहन की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। फोन पर तो प्रगति करण के पेरेंट्स से ढेर सारी बातें करती थी। करण ने सबका समाधान निकाल लिया और अपने पेरेंट्स को रक्षाबंधन के त्योहार में देहरादून बुला लिया। वो भी मान गए। साथ में अपने भाई शूरवीर को भी बुला लिया, तो वो भी आने के लिए तैयार था। वैसे शूरवीर करण से मिलने आते रहता था। दोनों भाई एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। रक्षाबंधन के त्योहार की तैयारी मेजर सर ने अपने घर पर ही की थी। उन्हें जब पता चला कि ब्रिगेडियर सर यहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने फोन करके उनको अपने घर ही बुला लिया, क्योंकि ब्रिगेडियर सर की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें अपना आदर्श मानते थे। रक्षाबंधन के दिन सबको दिन में आउटिंग मिली थी, लेकिन रजत, अभिनव और नवीन मेजर सर के घर चले गए, जहाँ पर ब्रिगेडियर सर और साधना जी सबका इंतजार कर रहे थे। अभिनव जाकर साधना जी की आंखों पर हाथ रख देता है, जिनकी दरवाजे की तरफ पीठ थी और उन्होंने उन तीनों को नहीं देखा था। साधना जी, अभी तू नहीं सुधरेगा ना? अभी, क्या माँ, आज कैसे पता चला कि मैं हूँ? साधना जी, क्योंकि ये शैतानियाँ तेरे और करण के अलावा मेरे दोनों बच्चे यानी कि रजत और नवीन नहीं करते हैं। अभी, तो आपको कैसे पता कि करण नहीं हूँ मैं? साधना जी, क्योंकि तू राइट हैंड पहले लगाता है, जबकि करण लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड पहले रखता है। नवीन, वाह माँ, आपको तो डिटेक्टिव होना चाहिए था। सब हंसने लगते हैं। वो तीनों ब्रिगेडियर सर और साधना जी से मिले। तीनों ही साधना जी को माँ कहकर ही बुलाते थे, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत बार करण के पेरेंट्स से मिल चुके थे। साधना जी और ब्रिगेडियर सर भी तीनों को ही करण और शूरवीर की तरह प्यार से लाड करते थे। मेजर सर, करण कहाँ गया? वो आज भी सोकर नहीं उठा? सब हंसने लगते हैं। रजत, नो सर, वो सोकर उठा है, लेकिन अपनी बहन और शूरवीर भैया को लेने गया है। ब्रिगेडियर सर, शूरवीर वो भी आ रहा है? रजत, यस सर। ब्रिगेडियर सर बड़े खुश होते हैं क्योंकि शूरवीर इतने टाइम से उनसे नहीं मिला था, जबकि अपनी माँ और भाई से तो वो मिलता रहता था। शूरवीर कैंट के बाहर ही आ गया था, लेकिन करण उसे अपने साथ मार्केट ले जाता और अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आता है। शूरवीर पहले ही प्रगति के लिए गिफ्ट लेकर आया था। वो दोनों प्रगति को लेने हॉस्टल जाते हैं गाड़ी में। शूरवीर, करण तुमसे एक बात पूछूं, सच बताना। करण, भाई आपसे कभी झूठ बोला है? शूरवीर, क्या तू आर्मी ज्वाइन करके खुश है या सिर्फ पापा के लिए गया है? करण, भाई पहले सिर्फ पापा के लिए टेस्ट दे रहा था, पर जब पापा के साथ दिल्ली गया था ना, टेस्ट के पहले वहाँ जब उन जवानों के पार्थिव शरीरों को देखा, तो जिस गर्व से बाकी जवानों और शहीद जवानों का परिवार उन्हें आखिरी सलामी दे रहे थे ना, तो उस समय न जाने क्या, पर अपने जवानों के लिए एक रेस्पेक्ट और आर्मी में जाना मेरा पैशन बन गया। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आर्मी में हूँ। शूरवीर, और क्रिकेट? करण, क्रिकेट शौक था जो मैं आर्मी में रहते हुए भी खेल रहा हूँ। बस फर्क इतना है कि अब बल्ला कभी कभार हाथ में होता है, ज्यादातर बंदूक हाथ में होती है, जैसे उठाकर और भी गर्व होता है। शूरवीर, लेकिन तेरे आर्मी के चक्कर में तूने अपने प्यार को खो दिया, उसका क्या? क्या तू अनाया को भूल पाया है? तुझे रिग्रेट नहीं होता कि एक दिन रुक जाता तो अनाया आज तेरे साथ होती? करण, एक दिन रुक जाता ना भैया, तो शायद कभी आर्मी की अहमियत नहीं समझ पाता। कभी ये नहीं समझ पाता कि ऐसा क्या है इस आर्मी में कि पापा इससे इतना प्यार करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि अगर उस दिन एनी की फैमिली से मिल गया होता तो वो आज साथ होती। पर भाई, एनी को मेरे से भी बेटर मिल जाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छी है। पर अगर उस दिन रुक जाता ना, तो शायद उसे वो नहीं दे पाता जो वो चाहती थी। शूरवीर, मतलब? करण, एनी का ड्रीम था कि उसकी शादी किसी आर्मी ऑफिसर से हो, लेकिन उसने कभी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया। पर चाहती तो वो यही थी, एंड आई प्रे टू गॉड कि उसको कोई आर्मी ऑफिसर ही मिले, वो बस खुश रहे। शूरवीर, और तेरा क्या? तो खुश है? तो आज भी मौका मिलते ही चंडीगढ़ उसके घर के पास जाता है। करण, मेरा क्या है, मैंने एनी को दर्द दिया है तो उसकी थोड़ी सजा तो मिलनी चाहिए ना। इतना बोलकर करण मुस्कुरा जाता है। शूरवीर, कभी एनी तेरे सामने आई तब क्या करेगा? करण, ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर गलती से आ गई तो शायद अब तक वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई होगी, तो जब मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना मैं पढ़ने दूंगा। शूरवीर कुछ नहीं बोलता, बस करण को देखता है। तब तक वो हॉस्टल पहुंच गए थे। प्रगति अपने दूसरे भाई शूरवीर से मिलती है, जो कि उतने ही प्यार से प्रगति से मिलता है जितने की करण। तीनों भाई बहन वापस मेजर सर के घर आते हैं। करण भी आकर वही हरकत करता है जो अभी ने की थी, यानी कि अपनी माँ की आंखों पर हाथ रखना, लेकिन माँ उसे भी पहचान लेती है। करण, क्या यार माँ, कभी तो बोल दिया करो कि कौन है। करण की ये बात सुनकर सब मुस्कुरा जाते हैं। करण अपने पापा के गले मिलता है, जो कि करण को आर्मी की ड्रेस में देखकर बड़े खुश होते हैं।
करण प्रगति को उन दोनों से मिलाता है। मम्मी पापा दोनों प्रगति को गले लगा लेते हैं। प्रगति नवीन और बाकी दोनों को वहाँ देखकर हैरान हो जाती है, जबकि लड़के ये बात जानते थे कि करण की बहन प्रगति ही है। वो तीनों उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते हैं। शूरवीर भी अपनी मम्मी से मिलता है और करण के दोस्तों से, जिन्हें वो करण की तरह ही प्यार करता था, क्योंकि उनसे पहले भी वो बहुत बार मिल चुका है। वो अपने पापा के पास जाता है। शूरवीर दोनों कानों पर हाथ रख कर, सॉरी पापा, बट आई रियली मिस्ड यू, लव यू सो मच पापा। ब्रिगेडियर सर अपनी दोनों बाहें फैलाकर उसकी तरफ मुस्कुरा जाते हैं और शूरवीर उनके गले मिलता है। साधना जी प्रगति को अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने को बोलती हैं और वो खुशी खुशी राखी भी बांधती है। दोनों भाई अपनी बहन को गिफ्ट और ढेर सारा प्यार देते हैं। करण प्रगति से, मेरे इस छोटे से गिफ्ट के साथ मैं तुम्हें एक और स्पेशल गिफ्ट दे रहा हूँ और वो गिफ्ट यहाँ मौजूद है, सभी लोगों को पसंद आएगा। और करण नवीन को अपने पास बुलाता है। सब करण को देखने लगते हैं। करण अपने मम्मी पापा भाई और मेजर सर को प्रगति और नवीन के बारे में बता देता है। हर कोई बड़ा खुश होता है। नवीन और प्रगति दोनों बड़े खुश होते हैं क्योंकि सब उनके लिए खुश थे। कुछ देर सब बातें करते हैं। सब बड़े खुश थे। मेजर सर की वाइफ और साधना जी मिलकर सबको खाना लगाती है। करण और अभिनव तो बंदर की तरह खाने पर झपट पड़ते हैं। सब उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। आज कुछ हैरानी वाली बात थी तो मेजर सर का बिहेव, जो कि आज चारों कैडेट्स के साथ बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। अगले दिन ब्रिगेडियर सर और साधना जी वापस चले जाते हैं और शूरवीर भी मुंबई चला जाता है। करण नवीन को प्रगति को छोड़ने के लिए बोलता है, जिसकी परमिशन मेजर सर भी दे देते हैं। सब कुछ अच्छा जा रहा था, बस एक ही कमी थी कि अभी तक करण और अनाया का सामना नहीं हुआ था। लेकिन रजत और अनाया एक दूसरे का साथ पाकर बड़े खुश थे। इनको 5 महीने हो गए थे जब से दोनों रिलेशनशिप में थे, पर करण नहीं मिल पाया। अब करण और बाकी सबके भी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 3 महीने ही बचे थे। कुछ दिन और बीत गए। अनाया भी अपने घर से वापस आ गई थी। वो और महक रक्षाबंधन के लिए घर गए थे। प्रगति ने उन्हें बताया कि उसका भाई ही रजत और नवीन और अभिनव का बेस्ट फ्रेंड केवी है। उन सबको रक्षाबंधन वाली सारी बात बता देती है। अब तो दोनों महक और ऐना करण से मिलने के लिए और एक्साइटेड थे। ये चारों कैडेट्स की ट्रेनिंग भी अब जोर शोर से चल रही थी। आज सब कैडेट्स की दिन में ट्रेनिंग चल रही थी। यहाँ तक कि ब्रिगेडियर सर भी आज यहाँ मौजूद थे। सभी कैडेट्स को शूटिंग के लिए खड़ा किया गया। सबको बंदूक के साथ स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा किया गया कि तभी नवीन के हाथों से बंदूक गिर गई, जिसकी आवाज ब्रिगेडियर सर को गई, लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि किसकी बंदूक गिरी है। तो उन्होंने उस कैडेट को आगे आने को बोल दिया कि तभी नवीन के साथ रजत, करण और अभिनव भी आगे आ गए। नवीन उन तीनों को हैरानी और गुस्से से देख रहा था और वापस जाने के लिए बोल रहा था। ब्रिगेडियर सर ने उन चारों को देखा क्योंकि सर जानते थे कि बंदूक किसी एक से गिरी है, लेकिन उन्हें अपनी ट्रेनिंग टाइम में अपनी और ब्रिगेडियर सुखविंदर सिंह की दोस्ती की याद आ गई। वो दोनों ही हमेशा ऐसा ही करते थे, किसी एक की गलती की सजा दोनों भुगतते थे। ये ब्रिगेडियर कोई और नहीं बल्कि ब्रिगेडियर सोमेश गोयल थे, जिनका जिक्र कश्मीर में करण के साथ हुआ था। ब्रिगेडियर सर उन चारों को देखकर मन में मुस्कुराते हैं, लेकिन चेहरे पर गुस्सा लाते हैं और आर्मी के रूल अनुसार उन चारों को ट्रेनिंग के साथ सारे एकेडमी को साफ करने की सजा मिलती है। यह सजा पूरी करते करते रात के 12 बज जाते हैं। चारों ने ना तो खाना खाया था और अब मैस भी बंद हो गई थी, तो चारों अपने रूम में जाते हैं। नवीन, तुम तीनों को क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? गलती मुझसे हुई थी ना, तो सजा मुझे ही मिलती। अभिनव, हाँ, और अगर अकेले भूखा रहता तो अब तक हम तीनों ने खाना खा लिया होता ना। रजत, ओए, ये हम सब में अकेले की गलती कहाँ से हो गई? कुछ भी हो, हम चारों साथ ही हैं, फिर गलती एक करेगा सब। करण, हाँ, वैसे अगर ये पहाड़ी बाबा गलती करता तब तो एक बार में सोच लेता कि इसका साथ देना है या नहीं। साले, तू तो अब जीजा है, तुझे कैसे अकेला छोड़ देते? अभिनव करण से, तेरी मेरे से कोई दुश्मनी है? साला जब देखो मेरे पीछे पड़े रहता है। नवीन, प्यार भी तेरे से ही सबसे ज्यादा करता है। रजत, और जहाँ प्यार होता है वहाँ सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। अभिनव, ओ, तभी मेरे और महक के बीच इतने झगड़े होते हैं, मतलब हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभिनव के इस बचपने पर तीनों अपने अपने सर पीट लेते हैं। करण, ओ प्रेम के पुजारी, अपने प्रेम के पाठ बंद करो। और किस गधे को ये सब सिखा रहे हो, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब अपना और ज्यादा प्यार दिखाने के लिए एक दूसरे के बाल नोच दे और बोले हम तो बहुत प्यार करते हैं। करण की बात सुनकर रजत और नवीन हंसने लगते हैं और अभिनव करण को मारने के लिए दौड़ता है। करण और अभिनव रात के 12 बजे भी बच्चों की तरह लड़ रहे थे। रजत और नवीन उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। रजत, बस करो, तुम दोनों क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो यार। अभिनव, ये बात इसको बोलना जो खुद तो प्यार करता नहीं और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इससे क्या पता प्यार क्या चीज है। प्यार तो ऐसी चीज है जो दुश्मन को बदल दे। अभिनव जल्दबाजी में ऐसा बोल गया, जबकि पता उसको भी था कि करण किसी से आज भी प्यार करता है। उसे अपनी गलती का एहसास तब होता जब रजत और नवीन उसके पांव पर जोर से मारते हैं। वो तीनों ही मायूसी से करण की तरफ देखते हैं तो करण मजाक के अंदाज में कहता है। करण अभिनव से, अबे ओ सावन के अंधे, हर मौसम हरा नहीं होता। दुश्मन जब बंदूक लेकर तेरी खोपड़ी पर तानेगा ना, तो जाकर उसे किस कर लेना, तब पता चल जाएगा कि दुश्मन बदला है। करण की ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अभिनव, तो अपनी बकवास बंद कर और ये बता कि खाने का इंतजाम कैसे होगा, मुझे बड़ी भूख लग रही है।
करण, ओए भुक्कड़, ओए भुक्कड़, एक टाइम भूखा नहीं रह सकता तो कभी दुश्मनों ने पकड़ लिया तब कैसे रहेगा? वहाँ तो कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं होता। तभी वहाँ ब्रिगेडियर सोमेश गोयल सर और मेजर सत्येंद्र मिश्रा आते हैं, जिनके हाथों में टिफिन होते हैं। ब्रिगेडियर सर, हमारे रहते हमारे जिसी भूखे तो नहीं रह सकते। चारों अपने सर को देखकर खड़े हो जाते हैं तो ब्रिगेडियर सर उन्हें बिठा देते हैं और खाने को बोलते हैं। ब्रिगेडियर सर वहाँ से चले जाते हैं। मेजर सर, तुम चारों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, मैंने ऐसी दोस्ती आज तक नहीं देखी। और इतना बोलकर वो चले जाते हैं। करण, यार ये ब्रिगेडियर सर और मेजर सर तो बड़े अच्छे निकले, मैं तो इन्हें शैतान का चेला समझता था, पर ये तो आज फरिश्ते निकले। सब करण की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं। रजत, मैं तो पहले ही कहता था मेजर सर इतने बुरे नहीं है, वो तो बस तेरे लेट उठने की वजह से तुझे ठीक कर रहे थे। नवीन, हाँ भाई, तुझे तो सब पहले ही अच्छे लगते हैं पर हमें तो आज लग रहे हैं। अब चलो जल्दी खाना खाते हैं, अब और इंतजार नहीं हो रहा। चारों खाना खाते हैं। रजत, अभिनव और नवीन थोड़ी देर बातें करते हैं, जबकि करण रजत के बिस्तर पर ही कंबल ओढ़कर सो जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसकी आंखों में एनी का चेहरा घूमने लगता है और वो चुपके से अपना पर्स निकालता है, जिसमें बिल्कुल अंदर रखी एनी की एक छोटी सी फोटो होती है, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। तभी रजत अंदर आता है तो करण एनी की फोटो अपने पर्स में दोबारा छुपा देता है, लेकिन उसकी उदासी रजत पढ़ लेता है। आज भी उससे उतना ही प्यार करता है। करण, शायद हमेशा करता रहूंगा। रजत, भाई एक बात बोलूं, कब तक उसका इंतजार करेगा? आई थिंक अब तुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। करण, मेरी जगह तू होता तो क्या करता? रजत आंखें बंद करता है क्योंकि उसकी आंखों में भी पानी आ गया था। यार कोई इतना पास कैसे आ सकता है कि उसके बिना खुद को सोच भी नहीं सकते। मैं एना से इतना प्यार करता हूँ कि सोचकर ही दिल बैठ जाता है कि कभी अगर वो मुझसे दूर हो गई तो। करण ने एना नाम पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो एनाया को एनी कहता था और उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एनी ही एना हो सकती है। करण, पर मैं तुम दोनों को कभी दूर नहीं होने दूंगा। बड़ी मुश्किल से तो भाभी मानी है, अब अपने भाई को और नहीं तड़पने दूंगा। रजत, कब तक हम सबके बारे में ही सोचेगा? कभी अपने बारे में भी सोच लिया कर। करण, मेरे बारे में सोचने के लिए तुम सब हो ना, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? तभी वहाँ अभिनव और नवीन आ जाते हैं, जो इन दोनों की बातें सुन रहे थे। अभिनव की आंखों में आंसू थे। अभिनव, सॉरी यार केवी, मैंने जानबूझकर वो सब नहीं बोला था। करण अभिनव के आंसू पोंछते हुए, अरे मुझे पता है मेरे पहाड़ी बाबा, कुछ भी कर सकता है तू, पर हम सबको हर्ट नहीं करेगा। और क्यों रो रहा बे? अभी तू फौजी है, फौजी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अभिनव, फौजी हूँ तो क्या हुआ? फौजी के पास दिल भी तो होता है जो धड़कता है, और जब दर्द दिल में हो तो आंसू आ ही जाते हैं। नवीन, वाह, अभी पहली बार तूने सही बात की। सब सोचते कि फौजी को तकलीफ नहीं होती, पर उन्हें क्या पता तकलीफ हमें भी होती है, आंसू हमारे भी निकलते हैं। बस फर्क इतना है कि किसी से कह नहीं सकते और हमें बस अपने चेहरे पर एक कठोरता दिखानी पड़ती है। रजत, यार तभी तो हम फौजी कहलाते हैं। हर कोई फौजी नहीं बन सकता ना, क्योंकि हर कोई तकलीफ सहन नहीं कर सकता, हर कोई अपना दर्द भी नहीं छुपा सकता। कई दिनों तक सब बिना खाए पिए नहीं रह सकते, और पकड़े जाने पर बिना मुंह खोले दुश्मनों के टॉर्चर को हर कोई सह नहीं सकता। हम अपनी तकलीफों को छुपाते हैं, तभी तो हमारे देश के लोग चैन से रह पाते हैं। चारों दोस्त गले मिलते हैं और रजत के रूम में ही चारों जमीन पर सो जाते हैं। वो फौजी शान देश की कहलाते हैं, दिन रात जागते हैं वो, तभी तो चैन से हम सो पाते हैं। तो ये था 8वां हिस्सा।